केंद्रीय कैबिनेट का अहम फैसला। रबी फसलों पर सरकार ने एमएसपी बढ़ा दी है। गेहूं के लिए 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है। चना 130 रुपए प्रति क्विंटल। मसूर सरसों की एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। कपड़ा उद्योग के लिए पीएलआई स्कीम को भी मंजूरी मिली है। केंद्र सरकार ने रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ा दी है। किसानों के लिए एक अच्छी खबर। केंद्रीय कैबिनेट का अहम फैसला है, जहां रबी फसलों पर सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है। गेहूं पर 40 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ाई गई है। चने पर 130 रुपए। मसूर सरसों की एमएसपी में 400 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और प्रदेश में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगी है। ज्यादा भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। सुपर स्प्रेडर में बदलने की आशंका है। गृह विभाग ने संशोधित गाइडलाइन जारी की है। सभी जिला कलेक्टर और एसपी को आदेश जारी कर दिए गए हैं। त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बड़ी खबर। प्रदेश में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक। भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी। सुपर स्प्रेडर में बदलने की आशंका है कोविड-19 की। गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। सभी कलेक्टर और एसपी को ये आदेश जारी किए गए हैं, यानी कि अगर ज्यादा भीड़ होती है तो उस पर रोक लगाई जाएगी। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता प्रेम मीणा के साथ। प्रेम, केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन आई है। हालांकि त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सभी राज्य सरकारों को भी इस गाइडलाइन की पालना करनी होगी। प्रेम जी बिल्कुल आसिफ जी, आपने सही कहा। जैसे ही केंद्रीय गाइडलाइन आई है, तुरंत राज्य सरकार ने भी आधिकारिक तौर पर आदेश जारी कर दिए है। अब से कुछ देर पहले ही गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक भीड़ भाड़ वाले जो स्थान है उन पर, सार्वजनिक जो स्थान है उन पर रोक रहेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भीड़ है वो एकत्रित न हो सके। और कोरोना प्रोटोकॉल के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी कर रखी है उसकी सख्ती के साथ पालना के निर्देश राज्य सरकार ने दिए हैं। सभी जिला कलेक्टर, एसपी और संभागीय आयुक्तों को ये आदेश जारी कर दिए है। दरअसल राज्य सरकार ने ये निर्णय इसलिए लिया है कि अब देश भर में अचानक तीसरी लहर की आशंका बढ़ गई है। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। उसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी संकेत दिए थे कि अभी सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। कोरोना गया नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की थी कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी कर रखी है उसकी पूर्ण पालना की जाए। अब सरकार ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। जी प्रेम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक भी है। कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी। विधानसभा की ना पक्ष लॉबी में यह बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में चिट्ठी मामले पर भी चर्चा होगी। सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा के साथ। सुधीर, कल विधायक दल की बैठक होगी। निश्चित तौर पर जो है वो सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष जरूर करेगा। इसके साथ ही विपक्ष की अपनी जो है वो खुद चिट्ठी को लेकर भी चर्चा होनी है। तो यानी कि अपनी झगड़े को सुलझाने के साथ साथ विपक्ष को घेरने की भी चुनौती है विपक्ष के सामने। सुधीर, देखिए, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जब भी विधानसभा का सत्र होता है तो ऐसे में विपक्ष की पार्टी के तौर पर
बीजेपी विधायक दल की बैठक होती है और इस बैठक में के अंदर सरकार को किन किन मुद्दों पर कैसे घेरा जाएगा, कौन कौन से ऐसे सवाल है और किसके माध्यम से उठाए जाने ताकि सरकार को बैकफुट पे जाना पड़े, सरकार को उन पर कार्रवाई करना पड़े। लेकिन क्योंकि ये बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि कल पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने जो पत्र बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा और उसमें प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की कार्यशैली को लेकर उन्होंने प्रश्न खड़े किए और भाजपा विधायक दल की बैठक में निंदा प्रस्ताव लाने की बात की है। यहाँ तक उस पत्र में लिखा गया है कि गुलाब चंद कटारिया को पद से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। उनकी बयानबाजी के चलते पार्टी की वोट कटिंग मशीन वो बन गए हैं। लिहाजा कल की जो बैठक होगी वो विधानसभा के नापक लॉबी में सुबह 10 बजे होगी। इसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी शामिल होंगे। यानी पहले अपने झगड़े को सुलझाया जाएगा, उसके बाद सदन के अंदर के क्या कुछ विपक्षी तौर पर बीजेपी कर सकती है उस पर चर्चा की जाएगी। जी सुधीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा जानकारी दे रहे थे कि विधायक दल की बैठक में सबसे पहले पार्टी खुद के झगड़े को सुलझाएगी जो इस समय सुर्खियों में है, और उसके बाद में उन तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी जो सरकार को घेरने के काम आएंगे। विपक्ष की पूरी कोशिश रहेगी कि सबसे पहले वो लेटर बम वाले मामले को शांत करे और उसके बाद आगे बढ़े। अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर आज अजमेर सेशन कोर्ट के वकीलों ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है, लेकिन जिला कलेक्टर वहां मौजूद नहीं थे। इससे खफा होकर वकीलों ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। मामला यहीं शांत नहीं हुआ। इसके बाद सभी वकील एक बार फिर कोर्ट पहुंचे और वहां आपात आम सभा बुलाई। आम सभा में निर्णय लिया गया कि जब तक कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित कोर्ट कैंपस में आकर उनका ज्ञापन नहीं लेंगे तब तक वकील हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान वकीलों ने कोर्ट के बाहर रोड जाम किया और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन के लिए हम काफी लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान इसका प्रस्ताव पास कर भी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ा अधिवक्ता सरकार ने इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया। काफी लंबे समय से अधिवक्ताओं पर मारपीट हो रही है, इनका कई अधिवक्ताओं मर्डर भी हो गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। इसके खिलाफ में पूरे राजस्थान में हड़ताल की जा रही थी। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर सब जगह हड़ताल धरना प्रदर्शन हो गया। उसी के समर्थन में हमने आज हड़ताल रखी है। और अब बात कोचिंग सिटी कोटा की। कोटा में लगातार मीटर चोरी होने से नाराज लोग दादाबाड़ी थाने पहुंचे और चोरों की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों ने चोरी की घटनाएं नहीं रुकने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। ये मीटर चोर गैंग पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। मीटर चोरों का यह गैंग कैसे काम करता है इसकी लाइव तस्वीरें सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार करीब 6 बदमाश बेखौफ होकर आते हैं और मकानों की दीवारों को फांदकर पानी के मीटर चुराकर भाग जाते हैं। कोटा की यह घटना है जहां पर आजकल चोरी का नया चलन शुरू हुआ है। जो पानी के मीटर हैं वो चुराए जा रहे हैं और लगातार इस तरह की चोरियां बढ़ती जा रही हैं। जनता परेशान है और पुलिस थाने पहुंची, पुलिस को शिकायत की, ये वीडियो भी सौंपा सीसीटीवी फुटेज का, और अगर पुलिस इस मामले पर कार्रवाई नहीं करती है तो आम जनता का कहना है कि वो इसको लेकर आंदोलन करेंगे। मीटर हफ्ता भर पहले भी चोरी हो गया, फिर 3 दिन पहले बदलवाया था, वो भी कल आज चोरी हो गया क्या। तो हमें बहुत तकलीफ हुई है काफ़ी, और हमने यहाँ पहले भी कंप्लेंट करी है और अभी भी कंप्लेंट करी है। अगर आगे से अगर ये कोई ध्यान कार्यवाही नहीं होगी तो हमें आगे धरना ही देना पड़ जाएगा। पानी के मीटर चोरी हो रहे हैं प्रताप नगर में, और भी कई जगह हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार चोरी हो रही प्रताप नगर में। तो हाँ, तो ये एक गुट बना के आते हैं, कोई चोर सक्रिय है तो वो गुट बना के आते हैं, 7-8 लोग हैं चोरी कर रहे हैं। आज हम क्षेत्रवासी, मेरे वार्ड के सारे हमारे सम्मानीय सब लोग साथ आए हैं और थानेदार से सीआई साहब से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जरूर अंकुश लगाएंगे, लेकिन नहीं लगता है तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उदयपुर में आज कांग्रेसी पार्षदों ने नगर निगम दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी कार्य लोगों के लिए परेशानी का सबब बनने लगे हैं। कांग्रेसी पार्षदों के प्रदर्शन के दौरान निगम के चौकीदार के साथ कहासुनी भी हुई और वहीं पार्षदों ने आयुक्त से मिलकर शिकायत दर्ज करवाई है। आज हमें बड़े खेद के विषय है कि मजबूर होकर
ये उदयपुर की घटना है जहां पर जो विकास काम सड़कों पर किए जा रहे हैं उसकी वजह से अव्यवस्था और बदइंतजामी जो है वो सड़कों पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से आम लोगों की रोज की आवाजाही में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर लोगों ने विरोध जताया, कांग्रेसी पार्षदों ने प्रदर्शन किया। स्मार्ट सिटी के काम अब परेशानी का सबब बनने लगे हैं। गाड़ी पार्किंग को लेकर हुए विवाद में पुष्कर में स्थानीय युवकों ने दिल्ली से आए पर्यटकों के साथ मारपीट की, जिससे 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अजमेर रेफर किया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हम सबको देख के गलत कमेंट्स करने लगे, गंदी गंदी बातें बोलने लगे। तो हमारे भाई लोगों ने बोला कि तुम लोग हमारे होते हो, हमारी बहनों के ऐसे कैसे बोलोगे। तो हमारे भाई लोगों को उन्होंने गाड़ी में से खींच के निकाला और उसी टाइम मारपीट शुरू कर दी। ईंटें पत्थर वहां पड़े हुए थे तो ईंटें वीटे काफी सर में मारी। तो बाकी की जो बहनों ने बचाने की कोशिश करी भाई लोग को, तो उन लोगों के भी पर हाथ उठाया। उन लोगों के दुपट्टे वगैरह भी उन लोगों ने, लड़कों ने हटा के फेंक दिए। बूंदी में जिला जज को जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में जैसे तैसे बताई गई तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ रही है। इस कड़ी में आज कोटा से चेतन शर्मा के नेतृत्व में बम निरोधक दस्ता बूंदी पहुंचा। टीम ने जिला जज दफ्तर और उनकी गाड़ी का बारीकी से निरीक्षण किया। गौरतलब है कि 11 अगस्त को अज्ञात बदमाशों ने जिला जज को पत्र लिखकर 13 सितंबर को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद जिला जज ने 11 अगस्त को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। ये बूंदी में जिला जज की गाड़ी का निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है क्योंकि 13 तारीख नजदीक आ रही है और पुलिस ने इस थ्रेट को बहुत संजीदगी से लिया है। जज साहब ने भी इस मामले में पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था। अब बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा है, डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंची है और हर तरीके से गाड़ी से लेकर दफ्तर तक की पूरी गहनता से जांच की जा रही है कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। जालोर में भारत पाक बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर हाईवे पर ऐसा शानदार रनवे बनकर तैयार है जहां से 9 सितंबर को वायुसेना के फाइटर प्लेन उड़ान भरेंगे। बॉर्डर के पास हाईवे वाला रनवे, गरजे फाइटर प्लेन, कांपेगा पाकिस्तान। हाईवे पर दिखेगा फाइटर्स का दम। रनवे तैयार, फाइटर्स का इंतजार। हाईवे है हाईवे, फुल रफ्तार से इस पर गाड़ियां ही नहीं दौड़ेगी बल्कि पूरी गरज के साथ भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन भी उड़ान भर सकेंगी। कुछ इस तरह से इस हाईवे को बनाया गया कि फाइटर प्लेन को यहां उतरने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। बकायदा यहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर लैंड भी कर रहे हैं और टेक ऑफ भी। जी हां, जालोर के चितलवाना में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत NH 925A पर शानदार रनवे बनकर तैयार है। 9 सितंबर को हाईवे के रनवे का लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे, जिसके बाद करीब 3 घंटे तक इस रनवे पर कई फाइटर प्लेन का ट्रायल होगा। जालोर जिले के चितलवाना में विशेष रूप से सेसा व वागड़ावा गांव के बीच 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। करीब 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी 33 मीटर चौड़ी है और यहाँ पर आज
वे 9 सितंबर को भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन उड़ान भरेंगे। हाईवे पर बना ये रनवे भारत पाक बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ से दुश्मनों के हर नापाक मंसूबे को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। मौका बड़ा है तो स्थानीय लोग भी इस पल के गवाह बनने को बेताब हैं। विश्व की सर्वश्रेष्ठ भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू जंगबाज विमान जैसे मिग, जैगुआर, रफाल इस धरती को चूमेंगे तो एक ऐतिहासिक क्षण बनेगा। और जो पास में जो पड़ोस में पाकिस्तान है, जो डरा हुआ मरा हुआ पहले से ही है, उसकी हालत किस तरह से हो सकती है, हमारे सब के लिए, विशेष करके पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि इस तरह का पहला बार यहाँ पर हवाई पट्टी का निर्माण हुआ है। आइए अब आपको बताते हैं कि हाईवे पर बने रनवे की क्या क्या खासियत है। NH 925 ए पर बना रनवे 3 किलोमीटर लंबा और 33 मीटर चौड़ा है। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास हाईवे पर पहला रनवे है। रनवे के दोनों सिरों पर फाइटर प्लेन के लिए पार्किंग की भी व्यवस्था है। साथ ही रनवे के पास 2 मंजिला ATC केबिन भी बनाया गया है। रनवे के सहारे से 3.5 किलोमीटर लंबा 7 मीटर चौड़ा सर्विस रोड भी है। हाईवे पर रनवे बनाने में 32.95 करोड़ रुपए की लागत आई है। विशेष रूप से जालौर जिले के लिए अहम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो ये एरिया है चितलवाना क्षेत्र का, यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन यहाँ से उड़ान भरेंगे। ऐसे में विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े बंदोबस्त कर लिए गए हैं। भारतीय वायुसेना ने पूरी तरीके से कमान संभाल ली है। निश्चित तौर से ये जालौर के अंदर बनाई गई 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भारत की पहली हाईवे पर बनने वाली पहली पट्टी होगी जहां इमरजेंसी फाइटर प्लेन दौड़ेंगे। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कश्मीर के आदिल पर ये बातें सटीक बैठती हैं, जिन्होंने अपने हौसले के दम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का अपना सपना पूरा किया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम के रहने वाले 23 साल के आदिल की चर्चा पूरे इलाके में है। कश्मीर के इस लाल ने कारनामा ही ऐसा किया है कि परिजनों के साथ पूरा इलाका गर्व महसूस कर रहा है। आदिल ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से सफर में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आदिल ने अपनी सफर की शुरुआत इस साल 22 मार्च को श्रीनगर के लाल चौक से की थी और वे 30 मार्च को सुबह 9 बजे कन्याकुमारी पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने 8 दिन 1 घंटे और 37 मिनट में करीब 3600 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से की और दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, हैदराबाद और मदुरै समेत कई बड़े शहरों को कवर किया। फिलहाल ये विश्व रिकॉर्ड नासिक के 17 साल के ओम महाजन के पास है, जिन्होंने साइकिल से 8 दिन 7 घंटे और 38 मिनट में कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर किया। मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन मेरे माँ बाप है और मेरी मोटिवेशन भी मेरे माँ बाप से मिलती है और वहाँ से मैंने साइकिलिंग का करियर शुरू किया था। जम्मू कश्मीर का साइकिलिंग में प्रतिनिधित्व करने वाले आदिल का सपना शुरुआत से ही विश्व रिकॉर्ड बनाने का था। इसके लिए वो कई साल से प्रयास कर रहे थे। इससे पहले वो श्रीनगर से लेह तक की 440 किलोमीटर की ऊंचाई की यात्रा को केवल 26 घंटे 30 मिनट में पूरा करने के लिए सबसे तेज साइकिल चालक का रिकॉर्ड बना चुके हैं। मैं कंटिन्यू चला और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट किया। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, नीज में स्वेलिंग और सनबर्न, इतनी ज़्यादा पेन, बट एक ही माइंडसेट था कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करना है। कश्मीर से कन्याकुमारी के सफर के दौरान आदिल के साथ 8 लोगों की पूरी टीम थी। अपने सफर में आदिल को दुर्गम रास्तों और मौसम की मार के साथ स्वास्थ्य संबंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला बना रहा और उनकी साइकिल कन्याकुमारी जाकर ही रुकी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मरुस्थल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चूरू जल संरक्षण में हमेशा से आगे रहा है। सैकड़ों वर्षों से इलाके के बाशिंदों ने पानी के महत्व को समझते हुए जल संरक्षण की दिशा में कई नवाचार किए। देखते हैं इस रिपोर्ट में।
जल संरक्षण की मिसाल है मरुस्थल का प्रवेश द्वार। सैकड़ों साल पुराने कुंड, जोहड़ और कुएं सुरक्षित। चूरू जिला है पानी बचाने की परंपरा का गवाह। जल संरक्षण का महत्व जानना हो तो चूरू जिला एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां सैकड़ों वर्षों से पानी बचाने की परंपरा आज भी कायम है। चूरू में स्थापत्य कला वाले सैकड़ों कुंड, जोहड़ और कुएं देखे जा सकते हैं, जिनमें अभी भी जल संरक्षण किया जाता है। हवेलियों के साथ कच्चे मकान और ढाणी में भी पानी बचाने की मुहिम आज भी जारी है। स्थानीय लोग आरओ की जगह बारिश का पानी संरक्षित कर पीना पसंद करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में पाल्लर कहा जाता है। जल संरक्षण को लेकर के हमारे बुजुर्गों ने जो कुंडों का निर्माण किया था, ये कुंड है, चूने की बनी हुई कुंड है, छोटी सी कुंड है। इसका जो पायतन है बहुत बड़ा पायतन है इसका। इस पायतन से ये कुंड पानी से भर जाती है और ये 12 महीने काम आती है। शहरों में घरों में कुंड है, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, वो पूरे साल काम लेते हैं। लेकिन यहाँ जो खेतों के जो कुंड बने हुए हैं, वो इतने शानदार कुंड बने हुए, आज़ादी से पहले का कुंड है। इसमें जो पानी आज भी उसी स्थिति में रहता है, शानदार रहता है, मीठा रहता है। जिले के सुजानगढ़ में 70,000 से ज्यादा लोगों के घरों और खेतों में जल संरक्षण के लिए कुंड बने हुए हैं। ये कुंड हर मौसम में लोगों के पानी की जरूरतों को पूरा करते हैं और आज तक इस इलाके में कभी भी पानी को लेकर हाहाकार नहीं मचा। इलाके में एक परिवार बारिश में 40 लीटर पानी बचाता है। 2 साल तक पानी बचाने वाले परिवार को परेशानी नहीं होती। कुंड की सुरक्षा के लिए लोग उसमें ताले लगाकर रखते हैं। 20,000 परिवार मिलकर 60 करोड़ लीटर जल संरक्षित करते हैं। घरों के अलावा खेतों में बने कुंड किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होते। कुंडों का जो योगदान है वो किसान के लिए एक जीवनदायी योजना है। किसान पानी कुंड में इकट्ठा करता है। जो आज मेरे खेत में मेरे पूर्वजों के टाइम में लगभग 50-55 या 60 साल पहले का कुंड बना हुआ है, जो हर साल अच्छी बरसात होने पर ये भर जाता है और जिस कारण से हम ये पूरे 12 महीने हमारे ये पानी पीने में खेत में काम आता रहता है। चूरू के किसान और आम लोगों का जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे कुंड के लिए अलग कमरे का निर्माण करते हैं ताकि संरक्षित जल पीने के काम आ सके। वहीं खेतों में बने कुंड, जोहड़ की लगातार देखभाल करते हैं ताकि पानी बचाने की परंपरा कायम रह सके। मनोज, न्यूज 18 राजस्थान, चूरू। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।